आज हम प्राचीन भारत के मथुरा मूर्ति कला शैली के बारे में बात करेंगे। तो मथुरा भारत के उन थोड़े से नगरों में से एक था जो ब्राह्मण, बौद्ध, जैन और लोक धर्मों का केंद्र रहा है। इसलिए मौर्योत्तर काल में यहाँ पर विकास होने मूर्तिकला का वर्ण विषय वस्तु इन सभी धर्मों से संबंधित रही है। इस काल में शैली का जन्म ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के लगभग हिंद यूनानियों के संरक्षण में हुआ था, परंतु गांधार कला शैली की तरह इसका भी वास्तविक विकास कुषाणों के संरक्षण में ही हुआ। कुषाणों के संरक्षण में प्रथम शताब्दी ईस्वी में मथुरा में विशुद्ध भारतीय कलात्मक गतिविधि एक आकस्मिक घटना रही है, अपितु यहाँ की मूर्तियाँ तो भरहुत सांची की प्राचीन भारतीय कला का ही एक विकसित रूप है। अंतर सिर्फ इतना है कि मथुरा में भरहुत एवं सांची के विपरीत बुद्ध के प्रतीकों के स्थान पर स्वयं बुद्ध की प्रतिमा बनाने लगी। कुषाणों के पूर्व वहाँ के शिल्पों ने विशालकाय परखम सरीखे प्रतिमाओं का निर्माण कराकर अपनी कला कौशल का परिचय दे दिया। मथुरा कला शैली के अंतर्गत निर्मित मूर्तियों की कई विशेषता रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही है कि मूर्तियाँ सर्वतोमुखी यानी गोलाई में निर्मित है, अर्थात उनके चारों ओर से देखा जा सकता है। सिर के बाल व मूछें नहीं है। प्रतिमाओं के शीर्ष केश रहित हैं, यदि कुछ भी हैं, पर बाल घुंघराले कदापि कहीं नहीं है। वस्त्र शरीर से बिल्कुल चिपका हुआ है और इसका एक छोर बाएं हाथ में है तथा दाएं हाथ में है, अभय की मुद्रा में है। आंखें अर्ध खुली है। सिर के पीछे आभामंडल का मुद्रांकन है जो कि प्रायः सदा है। गांधार शैली में बैठी हुई बुद्ध की मूर्तियां पद्मासन अथवा कमलासन पर है, जबकि मथुरा कला शैली में बुद्ध की हमेशा से प्रतिमाएं सिंहासन है, ना कि कमलासन। बड़ी प्रतिमाओं के पैरों के मध्य सिंह अंकित है। मथुरा कला शैली में मूर्ति के मुख पर आभा एवं प्रभा मंडल है जो दिव्यता एवं आध्यात्मिकता की अभिव्यंजना विशेषता का उल्लेख करता है। बौद्ध धर्म के साथ साथ मथुरा जैन व ब्राह्मण धर्म का भी पवित्र स्थल माना जाता है, जिनको की पूजा के लिए स्थापित उत्कीर्ण शिलापट को शिलालेख में पूजा शिलापट कहा जाता है। इस प्रकार के मथुरा कला शैली की निजी देन है। मथुरा के ही कंकाली टीला से भी अनेक जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। महावीर तथा अन्य जैन तीर्थकारों ने अवस्था का सुंदर निरूपण वहाँ की मूर्तियों में हुआ है। ब्राह्मण देवताओं में सूर्य, लक्ष्मी इत्यादि के साथ साथ यक्ष यक्षियों की भी मूर्तियां प्राप्त हुई है। मथुरा कला में नाग एवं यक्ष नामक लोक देवताओं को पर्याप्त प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। साथ ही धर्मेतर विषय में अंतर्गत इस कला शैली में हम कतिपय नारी एवं कुषाण शासकों की मूर्ति को बना हुआ प्राप्त करते हैं। कुषाण शासक कनिष्क की भी मूर्ति प्राप्त हुई है। इस तरह से मथुरा कला शैली में भाव, भावना व शारीरिक सौंदर्य की एक साथ अभिव्यक्ति हुई है। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिकता व शारीरिक सौंदर्य के अभिव्यक्ति इस कला शैली की मूर्तियों में साथ साथ हुई है। यह कला शैली आगे वाले कई शताब्दी तक फलती फूलती रही है और सारनाथ तथा गुप्त मूर्ति कला को जन्म दिया। कुछ आधुनिक शोधों के अनुसार बुद्ध की प्रतिमा मूर्ति का निर्माण इसी कला शैली में हुआ था। प्राचीन काल की गांधार मूर्ति कला शैली के बारे में बात करेंगे तो सैंधव सभ्यता के पश्चात मूर्ति पूजा के स्पष्ट प्रमाण प्राचीन भारतीय इतिहास में मौर्योत्तर काल से ही प्राप्त होते हैं। इस काल में मूर्ति निर्माण की 3 कला शैलियों का विकास हुआ, गांधार, मथुरा और अमरावती कला शैली। अब अगर गांधार मूर्ति कला शैली की बात करें तो गांधार पश्चिमोत्तर भारत के गांधार क्षेत्र में विकसित होने वाली मूर्ति कला को गांधार कला के नाम से पुकारा जाता है। गांधार कला का उद्भव ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हिंद यूनानियों के द्वारा किया गया, परंतु इसका वास्तविक विकास कुषाणों के संरक्षण में हुआ और लगभग 5वीं शताब्दी तक यह फलता फूलता रहा। इस कला का पतन वास्तव में हुणों के आक्रमण के कारण हुआ था। इस कला के नमूने पश्चिमोत्तर भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं, जैसे जलालाबाद, तक्षशिला, बामियान और वैग्राम आदि। इसमें से अधिकांशतः आज लाहौर तथा पेशावर के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। गांधार कला में मूर्तियों के निर्माण के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध मुख्यतः नीले भूरे रंग के परतदार चट्टानों और साथ ही मिट्टी तथा चूने मसालों का प्रयोग हुआ है,
जहाँ तक इस कला शैली की विशेषता का सवाल है, तो इस कला शैली की विषय वस्तु जहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित रहा है, वहीं इसके निर्माण की तकनीकी यूनानी रही है। इसलिए इस कला शैली को इंडो ग्रीक या ग्रेगो रोमन के नाम से भी पुकारा जाता है। यूनानी प्रभाव का सबसे ज्वलंत उदाहरण यह है कि बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण ग्रीक देवता अपोलो की तरह हुआ है। इस प्रकार गांधार कला की तकनीक विदेशी होते हुए भी कला में विषय वर्णों में प्रधानता बौद्ध धर्म में संबंध विषयों की है। गांधार कला की सबसे खास विशेषता थी मानव शरीर की यथार्थ निरूपण। यही वजह है कि बुद्ध की प्रतिमाओं में मांसपेशियों का सूक्ष्म उभार, घुंघराले बाल, खुले नेत्र, पारदर्शी वस्त्र की सिलवटें इत्यादि का प्रदर्शन हुआ है। कुछ प्रतिमाओं ने तो बुद्धों की मूछें बनाई गई है। बुद्ध को मूछ युक्त प्रदर्शित करना गांधार कला की यह एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है, क्योंकि मथुरा अथवा किसी अन्य भारतीय शैली में बुद्ध की मूछें नहीं बनाई गई हैं। प्रभामंडल का निर्माण गांधार कला में सर्वप्रथम आरंभ हुआ है। अलंकरणों का निर्माण कुछ भारतीय मूल एवं कुछ विदेशी प्रभाव से प्रभावित होकर किया गया है। दूसरे शब्दों में बुद्ध के सिर पर पीछे बना तेजपुंज गांधार शैली की ही देन है, जो विदेशी आकृतियों से लिया गया है। गांधार कला में गौतम बुद्ध से संबंधित लगभग 63 दृश्यों का अंकन किया गया है, किंतु यूनानी कला से प्रभावित बौद्ध प्रतिमाओं ने आत्मिक सौंदर्य का सर्वथा प्रभाव है, जिसमें बुद्ध के जीवन दृश्यों के सजीवता का उकेरा गया है, किंतु बुद्ध में संबोधित्व को मुखाकृति अध्ययना शून्य। इस प्रकार अपने उद्भव से लेकर बाद के करीब 150 वर्षों तक गांधार कला पूरी प्रगति पर रही है। तत्पश्चात उसने शिथिलता आ गई। ईसा पूर्व की 3वीं शताब्दी में एक बार पुनः उसमें कुछ तेजी आई। अपने चरमोत्कर्ष काल में गांधार कला ने कई अन्य क्षेत्रों में कला शैली का प्रभाव किया, जैसे मध्य एशिया व चीन की कला तथा भारत की प्रमुख कला शैली, जो कि मुख्य विद्वानों के मतानुसार महात्मा बुद्ध की यह प्रथम प्रतिमा का निर्माण गांधार कला के अंतर्गत ही किया गया था। अर्थात जो बुद्ध की प्रथम प्रतिमा है वह गांधार कला शैली में ही निर्माण। हम अमरावती मूर्ति कला शैली के बारे में बात करेंगे, तो अमरावती मूर्ति कला शैली का प्रारंभ 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है, किंतु इसका वास्तविक विकास ईसा की 2री व 3री शताब्दी में हुआ है। मुख्य रूप से इसमें सातवाहनों का संरक्षण प्राप्त हुआ है। यद्यपि इक्ष्वाकुओं तथा व्यापारियों ने भी इसे अपनाया तथा इसे संरक्षण प्रदान किया था। कृष्णा व गोदावरी नदी के डेल्टा के मुहाने पर स्थित अमरावती नगर में इस कला शैली का जन्म हुआ था और इसी कारण ही इस कला शैली का नाम अमरावती कला शैली पड़ा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा का क्षेत्र भी इस कला शैली का प्रभावित क्षेत्र था। इस शैली के अंतर्गत मूर्तियों के निर्माण के लिए सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग होता था। अमरावती कला शैली के निर्माण मूर्तियों में शारीरिक सौंदर्य और सांसारिकता को काफ़ी महत्व प्रदान किया गया है। इसलिए यहाँ की मूर्ति कला के अलावा प्राकृतिक दृश्यों का भी निरूपण हुआ है। अमरावती कला शैली में कलाकारों ने कला को कला के लिए के आदर्श को अपनाया है। इसमें हाव भाव और शारीरिक सौंदर्य के दृष्टिकोण से यह अन्य समकालीन शैलियों से सर्वश्रेष्ठ रहा है। नारी सौंदर्य के विवेचन में यह मथुरा शैली से भी आगे है। इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन काल में कला जो कि अध्याय भरभूत गया सांची में शुरू हुआ था, उसमें मथुरा ने कुछ परिवर्तन किया, जबकि अमरावती ने इसे पूर्णता प्रदान की। सांची और भरभूत के आध्यात्मिकता की प्रधानता थी। मथुरा में आध्यात्मिकता के साथ साथ सौंदर्य बोध भी आया, जबकि अमरावती में सौंदर्य बोध पूरी तरह से स्थापित हो गया। मथुरा शैली की नारी मूर्ति सुंदर होते हुए भी विलासमय और कामोत्तेजक नहीं थी, जबकि अमरावती में विलास प्रधान व कामोत्तेजन। इस प्रकार इस अमरावती कला शैली में कला की पहली बार धर्म प्रधानता की जगह मानव प्रधानता बनी और सातवाहनों के काल में व्यापार वाणिज्य की तीव्र प्रगति के कारण एक समृद्ध व्यापारिक समुदाय का उदय हो गया था, जो कि विलासप्रिय कहा जाता था। कहा जाता है कि कला और साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसलिए तत्कालिक परिस्थितियों में उदित होते वाली
अमरावती कला शैली में इसका प्रभाव पड़ा और कलाकार अपनी कला शैली में अपेक्षाकृत स्वच्छंद होकर विलासिता के भाव का अंकन किया है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's